गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सब तैयारी करते करते आज तो एग्ज़ाम भी आ गया और आज 12 अगस्त है, तो मेरा भी एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसा पेपर आया था। पेपर का जो एनालिसिस होगा वो वीडियो के लास्ट में होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे पेशेंस रखना, सब कुछ बताऊंगी कैसा क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्या मतलब क्वेश्चन आया था, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और आरआरबी पीओ का तो क्वांट बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। मैंने दिया नहीं था पीओ का एग्ज़ाम, बट मैंने भी दूसरों की वीडियो से एनालाइज देखा ही कि कैसे क्या वीडियो आया था, कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखते हैं कि कलर भी टफ आता है कि क्या आता है। हालांकि कुछ चीज़ें मेरी ऑलरेडी क्लियर है कि क्या क्या चीज़ें करूँगी, तो पूरी तरीके से अर्थमेटिक अभी स्किप करने वाली हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं अर्थमेटिक का, इस वजह से नहीं हो पाएगा। घर में नहीं होता तो वहाँ प्रेशर पे क्या ही हो पाएगा। तो क्या क्या अटैम्प्ट करूँगी वो भी मैं अभी से ही बता देती हूँ। स्पीड मैथ्स अटैम्प्ट करूँगी, ठीक है। और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी क्योंकि रीजनिंग मुझे अच्छे लगते हैं, तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी। प्रोजेक्ट वगैरह से कुछ बनाने की कोशिश करूँगी और क्वांट में सिर्फ स्पीड मैथ्स एंड डीआई, ठीक है। इतना ही कुछ आपकी प्रिपरेशन आपको खुद ही पता होती है कि आप कितना कर पाओगे, ठीक है। तो और सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी यार कि कैसे क्या पेपर आया था। जिसका 13 और 19 को पेपर है ना, वो बिल्कुल तरीके से निश्चिंत रहे। आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि ये पेपर टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, ठीक है। और बस 8 बज चुके हैं और मुझे 9:30 बजे तक निकलना है। 10:15 में रिपोर्टिंग टाइम है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं एंड ऑल द बेस्ट कह दो यार। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता कर लिया है मैंने। अब चलो जल्दी से चलते हैं। और 3-4 दिनों से लगातार भयंकर बारिश हुई है, तो रोड पे बहुत ज़्यादा पानी लगा होगा, तो उसको भी देखते धीरे धीरे जाना होगा। चलो चलते हैं जल्दी। तो सारा नेसेसरी चीज़ मैंने रख लिया है, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, एडमिट कार्ड एंड मास्क, ठीक है। तो दोनों रख लेते हैं, जो भी ज़रूरत पड़े तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो एग्ज़ाम देख के वापस आ गई हूँ मैं और सारे क्वेश्चन से बताऊँगी कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले अपना बता देती हूँ यार, कुछ खास नहीं किया और टोटल मैंने 50 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और रीजनिंग मैंने सारे बनाने की कोशिश की। मैथ जैसे मैंने कहा था कि अर्थमेटिक नहीं बना पाऊँगी, तो अर्थमेटिक मैंने स्किप किया। और डीआई भी मुझसे छूट गया। डीआई वैसे इजी था, क्या डीआई था वो भी बताऊंगी, लेकिन डीआई इजी था। और स्पीड बस सब स्पीड का खेल था, तो स्पीड मेरी नहीं थी ज़्यादा, इस वजह से नहीं हो पाया। तो आपको शुरू से बताती हूँ, जो नया है ना, मतलब जो पहली बार एग्ज़ाम देगा उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बताती हूँ। और कैसे क्या प्रोसेस होता है। मैं भी पहली बार एग्ज़ाम दी थी, तो मुझे कुछ खास आइडिया था नहीं, तो घर से जाने तक, सेंटर तक सारी बातें बताऊँगी। तो सबसे पहले तो सेंटर पे पहुँच के देन आपको फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी ले जा रहे हो उसका आपको जीरोक्स भी करवाना होता है। तो जीरोक्स करवा के आप अटैच कर लेना एडमिट कार्ड के साथ, और एक फ़ोटो जो है वो आपको एडमिट कार्ड पे चिपकाने होते, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर लाइन जाने लगेगी, तो उसमें लग जाना। एंड हाँ, फिर जब अंदर जाओगे तो एडमिट कार्ड ये सब चेक होगा, फिर वेरीफाइड किया जाएगा, मतलब मुहर लगाते हैं, तो वो कर दिया जाएगा। फिर मतलब आप बाहर में ही देख लेना कि आपका किस रूम में है, फिर लिखा रहता है इस लैब में सब देख रहे थे, तो मुझे भी आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे देख के जाया जाता है। तो फिर मैंने देखा तो मेरा लैब 1 में था। एंड फिर मैं देख के भी ऊपर से पूछा जाता है, फिर वहाँ ऊपर भी जाओगे, मतलब जहाँ भी आपका रहेगा तो वहाँ जाओगे। देन फिर वहाँ भी मतलब सिग्नेचर वगैरह सब करवाते हैं,
फिर बैठ जाओगे आप अपने सिस्टम पे, ठीक है। फिर आपको सिस्टम पे बहुत देर बैठाते हैं यार, क्या मुझे लगता है आधा घंटा तो सिस्टम पे बैठी रही, और फिर आधे घंटे के बाद फिर स्टार्ट होता है, मतलब ये वाला स्टार्ट होता है कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखना होता है ना, और आपको रफ कॉपी भी दिया जाएगा। तो रफ कॉपी में आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम, कौन से शिफ्ट में है वो, एंड सिस्टम नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है सारे पेज पे, ठीक है। और आधार कार्ड का जो जीरोक्स है उस पर भी आपको लिखना होता है। एडमिट कार्ड जो होता है उसके नीचे में आपका सिग्नेचर मांगता है, तो वहाँ भी आपको सिग्नेचर करवाएगा, फ़ोटो से टच करके आपको सिग्नेचर करना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर कंप्यूटर पे आएगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड पे ये लिखना है, हैंड राइटिंग, वो माइक के थ्रू सब बताते रहते हैं, सब काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बहुत साथ दिया सबने। तो उन्होंने बताया, तो जो कंप्यूटर पे लिखा रहता है ना वही चीज़ें फिर एडमिट कार्ड पे आपको नोट करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब फिर 19 या हाँ, ये हैंड राइटिंग वाले लिखने के बाद भी 15 मिनट या फिर 11 मिनट के लगभग हम फिर से बैठे, ठीक है। आधा घंटा बैठने के बाद, आधा घंटा के अप्रॉक्स, घड़ी तो पहना नहीं था तो कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत देर बैठना पड़ा। और फिर क्वेश्चंस स्टार्ट हुए, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट हुआ रीजनिंग से, एंड रीजनिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था इनइक्वालिटी का, एंड मतलब बहुत इजी वाला था, विदाउट कॉमा वाला था, तो वो आप आराम से कर लोगे। 5 क्वेश्चन थे, एंड एक नज़र में ही सब कुछ हो रहा था, तो ऐसा वाला था, ठीक है। मैंने सब कुछ लिख के रखा है, ये देखो, भूल ना जाओ इसीलिए। तो इनइक्वालिटी था, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, सिलॉक्स भी इजी थे, और सिलॉक्स में मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि सिलॉक्स मैंने गलत करके आई हूँ। और फिर सिलॉक्स के बाद यहाँ पे भी मैंने लिख लिया है, सिलॉक्स के बाद डायरेक्शन के भी क्वेश्चन थे, डायरेक्शन भी इजी था। और डायरेक्शन मतलब ऐसा था कि आपको लेफ़्ट राइट ये सारी चीज़ें जानी है, फिर आपको वहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी, और फिर यह था कि क्वेश्चन में कि कौन से मुख की तरफ है, मतलब दक्षिण पश्चिम होता है ना, तो आंसर था दक्षिण पश्चिम वाला, तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। और फिर था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ था, हाँ। और इसमें ये वाले भी क्वेश्चन थे कि अर्थपूर्ण शब्द बनाए, मतलब मीनिंगफुल शब्द बनाओ कि इसका क्या मीनिंगफुल शब्द बनेगा। तो उसको तो हर कोई, मतलब अगर आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, वर्ड मीनिंग में, तो आप कर सकते हैं, वरना स्किप कर देना। मैंने भी स्किप कर दिया ये वाला। और पेयर बेस्ड भी था कि इस वर्ड से पेयर बनाओ कि कितने पेयर बनते हैं अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में। एंड फिर चाइनीज़ कोडिंग भी था, हाँ। चाइनीज़ कोडिंग आसान वाला था, वो नहीं होता है कि मतलब ऐसे वाला नहीं होता कि कुछ वर्ड लिख दिए फिर इसके कोड वर्ड लिख दिए, ठीक है, वो वाले भी थे, और बहुत इजी थे, आराम से बन रहे थे। एंड उसके भी 5 क्वेश्चन थे, और बहुत ही नॉर्मल, ज़्यादा घुमाया नहीं था क्वेश्चन का, जैसे आरआरबी कलर का आपने PYQ देखे होंगे ना, बस वैसे ही था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। पजल थे, पजल जो था वो 3 था, 3 मैं इसलिए बता रही क्योंकि 2 ही पजल थे, लेकिन एक जो था वो रैंकिंग वाला पजल था, मतलब ये वाले होते हैं ना कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो फिर अब आंसर में बताओ कि ये कौन किससे बड़ा है, ठीक है, ऐसा वाला था। तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही थी, आराम से सारे पजल बन रहे थे, और रैंकिंग भी आराम से बन रही थी, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि 1 लाइन में सब कुछ मतलब आंसर ही लिख दिया, ऐसा वाला था। और हाँ, फिर बहुत ही इजी था रैंकिंग वाला, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। फिर पजल था, पजल जो था वो मंथ एंड डेट बेस वाला था, अब जनवरी, अप्रैल और मई का दिया हुआ था, और कहा था कि ये जो है वो 30 वाले मंथ में जाता है, तो भी ऐसे वाला था, तो बिना पॉसिबिलिटी का भी आराम से बन रहा था, ठीक है। ठीक है, एक जो पजल था वो था आपको बॉक्स पजल था, ठीक है, और वो भी बहुत इजी था, बिना पॉसिबिलिटी का ही बन गया। और एक पजल जो था वो, हाँ, एक तो पजल डेट मंथ वाला था, एक तो पजल बॉक्स वाला था, और एक पजल मैंने बताया कि वही रैंकिंग वाले पजल थे, ठीक है, अरेंज करना जो होता है कि ये इससे आगे, ये इससे आगे। और फ्लोर वाला भी था, हाँ, फ्लोर वाला भी था कि ये 7 मंजिला है, तो ये इसके ऊपर ही, ये इसके ऊपर है, वो वाला भी बिना पॉसिबिलिटी का ही बन गया। तो ओवरऑल यही है कि बहुत ही ज़्यादा इजी आ रहा है, तो आप कुछ नया सोच के मत जाओ कि कुछ नया आएगा, बिल्कुल भी कुछ नया नहीं था।
बॉक्स पर चलते, इतना तो मैंने बता दिया। हाँ, तो रीजनिंग में ओवरऑल इतना ही क्वेश्चन थे और क्वेश्चन बहुत इजी थे यार। अगर स्पीड है तो कर जाओगे और स्पीड नहीं है तो फिर क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि सब कुछ आते हुए भी दिमाग एकदम स्टक हो गया था। और इतना था कि 441 का भी स्क्वायर रूट जो है वो भी मैं सोचने लगी कि इसका क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा। फिर मैथ का बता देती हूँ। मैथ जो था, फिर ये 40 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। 40 क्वेश्चन में से मैंने 35 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए, बाकी सारे मतलब कुछ निकल नहीं रहे थे, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जल्दी नहीं बन रहा था, तो इस वजह से। और बहुत टाइम मैंने रीजनिंग में ले लिया, तो मैथ में बहुत कम टाइम बचा मेरा। और फिर मैथ पे आई, तो फिर मैथ वाले में DI से ये स्टार्ट हुआ। DI बहुत ज़्यादा इजी था। DI मतलब एक जो DI था वो था टेबल बेस्ड DI, टेबुलर DI, और एक बार DI था। नहीं, एक हाँ, दोनों मतलब वैसे ही था। हाँ, वैसे ही था। और टेबल वाला जो DI था ना, वो था कि उसका मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। वो था कि मतलब आपको 3 चीज़ें दी हुई थी। चेयर दिया हुआ था, सोफ़ा दिया हुआ था एंड टेबल दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको टोटल चेयर दिया हुआ था कि टोटल DEF करके था, ABCD नहीं था, DEF करके था, ठीक है, 3 ही थे। तो हाँ, तो पूरा चेयर दिया होता है कि इतने चेयर मैन्युफैक्चर हैं, इतने सोफ़े मैन्युफैक्चर हैं और टोटल इतने मैन्युफैक्चर हैं, तो उसमें से आपको टेबल का निकालना था, ठीक है। और फिर आपको बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए थे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी नहीं थे DI के, तो आराम से बन जा रहे थे। एंड बाहर में था कि पेन एंड पेंसिल का दिया हुआ था कि ए जो है वो इतने पेंसिल बेचता है, बी इतने पेंसिल बेचता है, तो बी इससे कितनी प्रतिशत ज़्यादा बेचता है, ऐसे वाले क्वेश्चन थे और बहुत ही आराम से थे। लेकिन मेरे मतलब रीजनिंग बनाते मैंने बहुत टाइम ले लिया, तो इसलिए मैथ में बहुत कम समय दे पाई। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हाँ इजी थे और डेसिमल वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। डेसिमल वाले क्वेश्चन ज़्यादा उसमें थे, मतलब अगर 10 क्वेश्चन थे ना, तो उसमें से 8 से 7 क्वेश्चन तो डेसिमल वाले ही थे, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अभी भी जिन्होंने नहीं दिया है वो डेसिमल वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे देना। और रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा था और क्वाड्रेटिक नहीं पूछा था, ठीक है। क्वाड्रेटिक के एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे। अर्थमेटिक पूछा था। अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा था वो मैंने लिख रखा है, बताती हूँ। मिक्सचर के क्वेश्चन थे, 1 लाइनर ही क्वेश्चन थे। एवरेज के 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। एज से 1 क्वेश्चन पूछे थे। SI चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। एंड हाँ, परसेंटेज से थोड़ा से लेंदी क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और क्वेश्चन की अपेक्षा। हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर इजी था यार, जिसका स्पीड है वो कर जाएगा एंड स्पीड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही था और मेरा ज़्यादा मैंने पूरा अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने टोटल 50 ही अटैम्प्ट किया, तो 50 में क्या ही एक्सपेक्टेशंस करूँ। तो बस इतना ही था। और अभी भी जिसका पेपर बाकी है ना, उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप जितना हो सके उतना मॉक दीजिए, स्पीड अपना डेवलप कीजिए। अब कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने अभी पेपर देख के आई हूँ और मैं इससे यही एनालिसिस होता है कि कुछ भी नया, कुछ भी मतलब नया एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं हम RRB कलर से। जैसे RRB PO का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें सब कह रहे थे कि टफ़ क्वेश्चन आया है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो आप PYQ में देखे हो वही है, और जो टीचर वगैरह सब करवा रहे हैं उसके नीचे ही लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। पजल सब तो बहुत ईजी था यार, बहुत ज़्यादा ईजी। जैसे पुनीत सर करवाते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा डाउन था। तो अगर पुनीत सर के पजल्स आप बना पा रहे हो ना, तो वो तो आराम से बन ही जाएंगे, बिना पॉसिबिलिटी के बन रहे थे यार। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो जो प्रॉब्लम हुई मुझे, स्पीड में प्रॉब्लम हुई एंड अर्थमेटिक मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था अच्छी तरीके से, तो उसमें प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो बस यही दोनों चीज़ें थी और यही दोनों चीज़ें मेन थी, क्योंकि 15 नंबर का तो आपका अर्थमेटिक भी हो जाता है एंड फिर स्पीड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सारा खेल स्पीड पे ही है। तो इसीलिए अभी जिसका भी 13 तारीख को जो है वो तो मतलब रात भर भी आप जितना लगा सकते हो लगा दो।
एंड जिनका 19 तारीख है उनका तो अभी फिर भी 5 दिन टाइम है, तो उनको बस यही बोलूँगी मैं, कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ वही पूछा जा रहा है जो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो बस आप जितना हो सके उतना मॉक लगाइए, उतनी स्पीड डेवलप कीजिए एंड माइंड एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, मतलब स्क्वायर रूट ये सारे जल्दी आप याद रखिए, क्योंकि 441 का भी स्क्वायर रूट जब निकालना था उसमें मैं अटक गई थी। 441 का क्या होता है, 441 ऐसा मतलब अजीब सा एंजाइटी सा हो रहा था यार, बहुत अजीब सा, इतने सारे कैंडिडेट्स एक साथ देख लिए ना, तो ओवरऑल ठीक ही गया, ठीक ही नहीं गया, क्योंकि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत हाई ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी था, बहुत इजी था, कुछ भी नया नहीं था, तो कट ऑफ तो हाई ही जाएगा। जो बनाया होगा अच्छे से उसको तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। तो बस इतना ही, और फिर मिलूँगी ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।